चिलचिलाती गर्मी में किरण रसोई में चावल धोते हुए पसीने से भीगी पड़ी थी। इस गर्मी ने तो कसम से भूचाल मचा कर रख दिया। पानी भी लावे जितना खौल रहा है। चावल धोने में ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथों में छाले पड़ गए। सच में इस गर्मी के मौसम ने तो सुकून छीन रखा है। सवेरा चढ़ता नहीं कि सूरज देवता आग उगलने लगते हैं। गर्मी से रात में नींद नहीं पड़ती और सवेरे रसोई में खाना पीना बनाने में लगना पड़ता है। पांचों बहू गर्मी में रसोई के काम में जुटी थी। तभी पानी का अभाव देखकर बबीता बोलती है, किरण, चावल का धोया हुआ पानी फेंकना मत, मैं उसे सब्जी धोने में इस्तेमाल करूंगी। अरे बबीता जेठानी जी, चावल के धोवन पानी से तरकारी किस लिए धोएंगी? और एक पानी की धुलाई में घुइयां थोड़ी ना साफ होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है पुलवा। रसोड़े में चुल्लू भर पानी भी नहीं है। जो पानी था उसे खाना पीना बनाने में इस्तेमाल कर दिया। और ये अरबी भी मिट्टी वाली किन है। नदी भी तो कितनी कोसों दूर है। कोई नहीं, गागर मटकी दीजिए, हम नदी पर से पानी ढोकर लाते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ पानी भरने नदी पर चलती हूँ। इसी बहाने पेड़ पौधों की थोड़ी ठंडी शुद्ध हवा शरीर में लग जाएगी। मंजरी और फुलवा दोनों खाली मटकी उठाकर नदी पर जाने लगती हैं। तभी सास कलावती कहती है, अरे बहू, तुम दोनों नदी पर जा रही हो ना, तो जंगल से दातून भी तोड़ कर ले आना। एक भी दातून नहीं है कि मुंह धो सकूं। और अगर सूखी लकड़ियां मिल जाए तो बटोर कर ले आना। शाम को ईंधन लाने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है बड़ी जेठानी जी। गरीब कलावती अपने 5 बेटे, बहू, पोते पोती के साथ पुराने किराए के मकान में रहती थी। पूरे परिवार को भयंकर गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ता, जिसका कारण रसोई और घर पर पक्की छत नहीं थी, बल्कि टीन की छत थी, जो कि गर्मी में काफी तपती थी। इस गर्मी में तो मौसम में आग लगा रखी है। जमीन भी जलते कोयले जितनी सुलग रही है। ये गर्मी का मौसम केवल अमीरों के लिए ही सुकून भरा है, जिनके घर में एसी, कूलर, फ्रिज सब कुछ लगा। सोने के लिए ठंडी ठंडी हवा और पीने के लिए ठंडा ठंडा पानी मौजूद है। हमारे लिए तो गर्मी का मई जून का महीना पानी के बिना काटना कितना भारी पड़ता है। सर्दी में तो फिर भी सप्लाई का पानी आ जाता है। बातचीत करते हुए दोनों बहू नदी पर आ जाती हैं, जहाँ काफी ज्यादा ठंडा सुकून और शांत वातावरण था। इतनी कड़ी गर्मी में भी नदी का पानी कल-कल बह रहा है। चलो एक एक डुबकी मार लेते हैं। इतनी दूर चिलचिलाती गर्मी में चलकर आने से पूरा शरीर पसीने चिप चिप कर रहा है। दोनों बहू नदी के ठंडे ठंडे पानी में छबक छबक के नहाती हैं। तभी मंजरी को नदी के बीचों बीच एक सुंदर सा हंस बैठा हुआ दिखाई देता है। ये फुलवा, लोग तो बोलते हैं कि नदी के बीच वाले भाग में पानी बहुत गहरा है, फिर वो हंस नदी के बीचों बीच कैसे बैठा है? मंजरी, पंछी परिंदे को धरती जमीन की जरूरत थोड़ी पड़ती है, वो कहीं भी उड़ फिर कर बैठ जाते हैं। चलो जल्दी इस मटका भर लेते हैं, फिर दातून लकड़ी लेकर भी घर चलना है। पानी लेकर दोनों बहू जंगल में आती हैं, जहाँ किसी सदाबहार वन की तरह पेड़ पौधे झमाझम झूमकर हवा प्रदान कर रहे थे। कुछ लकड़ी का काटने छायादार पेड़ों के नीचे बैठकर हवा खा रहे थे। ये देखो पुलवा, इस बांस की पेड़ से कितनी सारी नई नई पचखियां और टहनी निकली हैं। इसका दातून करना दांत के लिए बहुत लाभकारी होता है। दांत में मजबूती आती है और ब्रश मंजन खरीदने के पैसे भी बचेंगे। अरे वाह, तुम्हारा खोपड़िया का धांसू जुगाड़ है। देखो कितने सारे नारियल के सूखे पत्ते गिरे हुए हैं। इसे काफी अच्छी आंच लहकती। इसके पत्ते भी कितनी झाड़ीदार और मोटे। एक पत्ता झोंक कर एक टाइम का खाना पीना बन जाएगा। दोनों जुगाड़ू बहू जंगल से सूखे पत्ते, लकड़ी, दातून, पानी लेकर घर आती हैं, जहाँ मकानदार चेतन लाल आया हुआ था। अरे मैंने तो तुम जैसे भूखे नंगे परिवार वालों को अपना मकान देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हर बार का धंधा पानी बना रखा है, कभी किराया टाइम पर नहीं देना होता। चेतन लाल जी, आप तो हमारे गरीब परिवार वालों को ऐसे खरी खोटी सुना रहे हैं जैसे हम आपका किराया खाकर भाग गए हैं। ऐसे कैसे किराया खाकर भाग जाओगे? चेतन लाल नाम है मेरा। गर्दन पर चढ़कर किराया निकलवाना और वसूलना आता है मुझे अच्छे से। या तो 2 दिन के अंदर मेरा किराया भरो या मकान खाली करो। अकड़ू मकान मालिक पांचों बहू के परिवार को घर खाली करने का धमकी देकर चला जाता है। तभी राजू पिंकी रोने लगते हैं। पापा, चाची, दादी, क्या खड़ूस मकान वाले अंकल हम सबको घर से निकाल देंगे। इतनी गर्मी में हम कहाँ जाएंगे? फिर नानी के घर? नहीं राजू, नानी के घर में माँ हमको रहने नहीं देगी। अब हम लोगों को रोड पर ही रहना पड़ेगा, जैसे गरीब लोग रहते हैं। बेचारे दोनों मासूम बच्चों के अंदर घर से बेघर हो जाने का ख्याल बस जाता है, जिसे देखकर सब रो पड़ते हैं। क्या फायदा हम 5 भाइयों का होने का,
खून पसीना एक करके भी आज तक हम अपने परिवार वालों को न तो ढंग से खर्चा चला पा रहे हैं और न ही थोड़ी जमीन खरीद सके कि छोटा मोटा घर बनवा लेते। लखन भैया, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है और काम की मार मारी है। चेतन लाल को तो फिर भी हम लेट सेट किराया दे देते हैं, मगर कहीं और रूम देखेंगे तो एडवांस देना पड़ेगा और हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। आप सब इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे यहाँ भी हम किराया भर कर रह रहे हैं, पानी की सुख सुविधा भी नहीं है, गर्मी में कितनी दिक्कत परेशानी होती है और इस रसोई घर की छत भी टीन की है, कितनी ज्यादा तपती है, रसोई में रहा नहीं जाता। हम भाई कितनी गर्मी में लकड़ी के गट्ठर काट कर बाजार में बेचने जाते हैं, लेकिन अब लोगों ने अपने घर में गैस चूल्हा लगवा लिया, इसलिए कोई लकड़ी खरीदता नहीं। सब लोग भीषण गर्मी में रूखा सूखा खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पांचों बहू नदी पर आती हैं, जहाँ कुछ धोबी भांस की झोपड़ी के आकार के नाव में धुले हुए कपड़े लेकर पार जा रहे थे। देखो जरा इन धोबियों ने बांस का कितना टिकाऊ मजबूत नाव बना रखा है और ये पानी पर कितने अच्छे से तैर रहा है। अच्छी बात तो ये बबीता कि नाव के अंदर छांव है, क्यों ना हम भी पानी पर घर बना कर रहें। ललिता का विचार किरण को अच्छा लगता है। सचमुच जब इस नदी किनारे इतनी ठंडक है तो इस तैरते पानी पर कितनी ठंडक होगी। तभी तो पंछी घोंसले छोड़कर पानी पर बैठते हैं दिन भर। तभी एकदम से नदी में तेज लहर उठती है और अब उन्हें नदी के बीच में साफ साफ जमीन दिखती है। वो देखो, इस गहरी पानी वाली नदी के बीच में सूखी जमीन है, हम वहाँ पर अपना घर बसा सकते हैं। वैसे भी 2 दिन के अंदर हमें घर खाली करना पड़ेगा, अभी दूसरा घर हमारे पतियों ने ढूंढा भी नहीं है। अब यही एक चारा बचा है गर्मी से बचाव करने का। पांचों बहू घर लौटकर इस बारे में अपने पतियों को बताती हैं और सब जरूरत का सामान लेकर नदी किनारे आते हैं। इस नदी का पानी काफी गहरा है, हमें उसे सूखे स्थान तक पहुंचने के लिए नाव चाहिए होगा। इस जंगल में कितना सारा बांस का पेड़ है, हम इसी से अपने लिए एक नाव बना लेते हैं। अब पांचों भाई बांस काट कर लाकर देते हैं, वहीं जुगाड़ू बहुएं लकड़ियों को रस्सी से जोड़कर कुछ घंटों में बांस की नाव बनाकर पानी पर नाव खेव कर जमीन तक पहुंचती हैं, जहां चारों तरफ गहरा पानी ही पानी था और गहराई में काफी सारी मछलियां तैर रहे थे। देखो सब लोग, इस पानी के अंदर तो कितनी सारी मछलियां हैं और इस तैरती पानी वाली जमीन पर कितनी राहत है। अब हम यहीं पर अपना बांस का घर बसाएंगे, क्योंकि बांस हल्का होता है, वो पानी में डूबेगा नहीं। आप पांचों भाई हमारे लिए इस पानी पर ही रसोई भी बना दीजिएगा। अब पांचों भाई जंगल से काफी मात्रा में मोटे मोटे बांस की लकड़ी लाकर तैरती नदी पर घर रसोई बनाते हैं। वहीं बहू ये नदी किनारे उगी ऊंची ऊंची घास को उखाड़कर उनसे छत का निर्माण करती है। 2 दिनों के संघर्ष के बाद उनका पानी वाला रसोई और घर तैयार हो जाता है। ये बल्ले बल्ले, अब हम लोग इस तैरते पानी वाले घर में मीठी मीठी नींद सोएंगे और मम्मी चाची हमको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगे। पांचों बहुएं पानी पर तैरती बांस वाली जुगाड़ रसोई में बड़े आराम से ठंडी ठंडी हवा खाते हुए खाना पीना बनाकर सबको खिलाती हैं और जीविका उपार्जन के लिए जंगल से ही घास की झाड़ू चटाई हाथ पंखा कालीन बनाकर बाजार में बेचती हैं, जिससे उनके घर का खर्चा आसानी से निकल जाता है। अमीर अन्नपूर्णा आरती की थाली लिए खड़ी गरीब पार्वती को सुनाकर पड़ोसिनों से, पता है कांता बहन, लाखों में एक बहू चुनकर लाई हूँ मैं, 5 स्टार होटल में बड़ी शेफ है मेरी बहू। तब तो तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है अन्नपूर्णा बहन। मैं तो अपनी बहू से तरह तरह का होटल स्टाइल वाला खाना बनाकर खाऊंगी, बाकी देखना तुम कुछ के घर में बहू आने के बाद भी रसोई में रोज ही दाल रोटी ही पकेगी। अरे मैं तुमसे हैसियत में कम थोड़े हूँ, जेठानी मेरी रसोई में शुद्ध घी में खाना पकता है, खुशबू सूंघ लिया करो। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया कादम्बरी, तो किच किच मत करो। दोनों झगड़ जाती हैं, जबकि पार्वती शांति से बहू का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। वैसे तो तीनों सगी देवरानी जेठानी थी, मगर मेल मिलाप नहीं था। कादम्बरी अन्नपूर्णा ने चाल पट्टी से बंटवारे में ज्यादा जमीन अपने नाम करके घर पक्के करवा लिए, जबकि पार्वती की आर्थिक जड़ कमजोर रह गई। कुछ देर में तीनों की बहू आ जाती हैं और स्वागत करवाती हैं। सदा खुश रहो कथा बहू, हमारे पूर्वजों से मान्यता है कि कलश का चावल जितना बिखरे बहू अपने साथ अन्न धन की बरकत भर कर लाती है। दाएं पैर से गृह प्रवेश करो। जी माँ। कलश गिराकर कथा गृह प्रवेश करती है, बाकी दोनों भी देखा देखी करती हैं। पायल बहू, कलश को पैर सही से लगाना ताकि चावल पूरे घर में बिखरने चाहिए, ताकि मेरी रसोई भी अन्न पानी से भरी रहे। श्योर सासू माँ। दोनों कलश गिराती हैं, मगर कुछ दाने फैलते हैं। तभी अन्नपूर्णा खींचे मन से, ये क्या निशा बहू, तुझसे गृह प्रवेश की रस्म भी ठीक से नहीं निभी तो फिर रसोई कैसे संभालेगी। मम्मी जी, इन रिवाजों से कुछ नहीं होता। आपकी शेफ बहू असली दम कल रसोई में दिखाएगी।
बस बहू, कुछ ऐसा बढ़िया बनाना कि खुशबू से ही ये दोनों जलकर खाक हो जाएं और इनको मालूम चलता है कि मेरी बहू के खाने से किसी का मुकाबला नहीं। इसी प्रकार अगला दिन शुरू होता है। कथा किरण फूटने से पहले उठकर सफाई करके चूल्हा लीपकर भोजन पकाना शुरू करती है। हे देवी अन्नपूर्णा, आज मेरी पहली रसोई है। मैं आपको न्योता देती हूँ और विनती करती हूँ मैं जो भी बनाऊं स्वादिष्ट बने। कुछ देर में कथा सब कुछ तैयार कर लेती है, जहाँ कादम्बरी छत पर व्यायाम कर रही होती है। सुबह की ताजी हवा शरीर में लगती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। बेड़ा गर्क हो, ये किसके आंगन से इतनी तेज धुआं उठ रहा है। कादम्बरी छत से पार्वती के आंगन में झांकती है और खाना बनाते देख लेती है। इस पार्वती की गरीब बहू ने तो बाजी मार ली, मगर मेरे घर की रसोई में हलचल नहीं है, मतलब बहू की नींद नहीं खुली। कादम्बरी बहू के कमरे में आके, पायल बहू, तुझे कोई होश खबर है कि नहीं? आज तेरी पहली रसोई और तू पैर पसार के सोई है। उठ गई मम्मी जी। कुछ देर में दोनों बहुएं रसोई में उपस्थित होती हैं। तभी अन्नपूर्णा निशा से, निशा बहू, दराज के अंदर सारे मसाले तेल मौजूद हैं, ये जूसर मिक्सर हॉकिंस का कुकर और बाकी खाना बनाने के लिए सारे उपकरण मौजूद हैं। मुझे तीखे मीठे पकवान बड़े पसंद है, तो वही बना लो। मम्मी जी, पहली रसोई मेरी है तो डिश मुझे डिसाइड करने दीजिए और मैं सबके लिए पनीर चीज पिज्जा बनाऊंगी। अच्छा तो तुम पिज्जा बना लो बहू, तला भुना पकवान तो सब बनाते हैं। जहाँ दोनों की बहुएं रसोई में काफी समय लेती हैं, वहीं कथा परिवार को परोस कर खिला रही थी। माँ जी, बाबूजी, और पूरी डालूं? अरे नहीं कथा बहू, इतनी नरम कचौरी बनाई थी तुमने कि मैं भूख से फिजूल खा गया। भाभी, मुझको थोड़ा और आलू दम डालना। भाभी, थोड़ी सी और खीर दे दो अगर हो तो। नीतू, तुम इतना हिचकिचाकर क्यों मांग रही हो? ये लो। अरे बहू, तू सारा खाना ननद देवर की थाली में डाल देगी तो खुद क्या खाएगी? अपने खातिर भी बचा ले। तूने अनाज के अभाव में भी रसोई में इतना सब बनाकर खिला दिया, यही तो एक कुशल गृहिणी का गुण है। क्या नेग चाहिए तुझे? माँ जी, मैंने बाकी के दोनों परिवारों के लिए भी अपनी रसोई में खाना पीना बनाया था, तो क्या मैं उनके घर दे आऊं? कथा के पूछने पर पार्वती दिल उदास करके कहती है, बहू, हमारा उन परिवारों के साथ कोई बोलचाल नहीं है, बायना लेना देना भी नहीं चलता है। पार्वती, अगर बहू की इच्छा है तो जाने दो, है तो हम एक ही परिवार। खुशी खुशी कथा अपने रसोई में 2 थाली में खाना लगाकर जाती है, जहां अन्नपूर्णा गुस्से में बहू पर बरसते हुए, थू 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 थू, रसोई में इतने घंटे खराब करके तूने कच्चा पक्का पिज्जा बनाया है बहू। तो मैं ही खुद ही शरूर चला था शेफ बहू लाने का। तुम खाओ ये खाना, मैं अपने लिए तो रोटी बना लूंगा। कार्तिक, तुम तो टेस्ट करो। मेरा तो देखकर ही पेट भर गया, तुम खा लो। सच में बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मम्मी जी, आप अपनी रसोई खुद संभालिए। निशा पर्स उठाकर चली जाती है। ताई जी, ये आपके परिवार के लिए पहली रसोई का खाना लाई हूँ। ज्यादा जले पर नमक मत छिड़को। तुम्हारे रसोई से हमारा एक चुटकी नमक का लेना देना भी नहीं, खाना तो दूर की बात है। चली जाओ। अन्नपूर्णा, अपनी बहू के खराब खाने का खुंदक इस पर मत निकालो। धन्यवाद बहू। दोनों बाप बेटे कथा के हाथों का खाने से पेट भरते हैं। वहीं तीसरे परिवार में, इस मटर पनीर में कितना तेज नमक है और रसमलाई में चीनी चीनी का टेस्ट आ रहा है। राशन खराब कर दिया। अनुष्का, खाना इतना बुरा भी नहीं बना जो तुम आग में घी डाल रही हो। सही बात पर मिर्ची लग गई तुझको बहू। इतना घी मसाला तेल सब दिया और तूने वही हाल कर दिया। ऊंची दुकान पी के पकवान। एक परिवार की रसोई संभालना पान पर चूना लगाने जितना आसान नहीं है। ये दोनों सास ननद एकदम टेढ़ी खीर है। मदद किसी ने भी नहीं करवाई और नुस्ख निकालने में सबसे आगे। इसी तरह तीनों परिवारों में अलग अलग चूल्हा जल रहा था, जहां रसोई में भर भर के राशन होने के बावजूद भी 2 परिवार अच्छा खाने के लिए तरस रहे थे। वहीं कथा अपने पूरे परिवार को खुले आंगन में बिठाकर पंखा करते हुए खिला रही थी। क्या बढ़िया दही जमाई है तुमने, ऊपर से चूल्हे की रोटी, खाकर मन खुश हो गया। अरे सच में कथा बहू, जब से रसोई में तेरा हाथ पड़ा है, थोड़ी कमाई में भी घर कितने अच्छे से चल रहा है। बाबूजी, ये तो अन्नपूर्णा देवी की दया है जो कभी खाना नहीं घटता। संतोष होना सबसे आवश्यक है। सभी के खाने पर से बहू सबको पक्के आम काट कर देती है। ये लीजिए सब लोग, मीठा मीठा दशहरी आम खाइए। मगर बहू, आम तो बड़े महंगे भाव के हो रहे हैं, तो कहाँ से खरीद लाई? माँ जी, मनोहर जी मुझे जो घर खर्च और साग सब्जी लाने के पैसे देते हैं, बस पैदल जाकर रिक्शे का पैसा बचा लेती हूँ। शरीर भी ठीक रहता है।
बहू, मैं तो भगवान का धन्यवाद करती हूँ जो तुझ जैसी तुलसी समझदार गृहिणी मेरे परिवार में दी है। जहां कथा कम कमाई में भी रसोई अच्छे से चला रही थी, वहीं बाकी दोनों बहुएं किचन की जिम्मेदारियों से कतराती परिवार में भी कलेश छाया रहता। निशा बहू, तू अपनी होटल की नौकरी छोड़ छाड़ कर रसोई संभाल। मम्मी जी, जहाँ मेरे बनाए खाने की वैल्यू नहीं है, मैं किस लिए बनाऊं? हाँ, तो मैंने भी तुझे बनाकर खिलाने का ठेका नहीं लिया, अपने खाने का जुगाड़ देख लेना। फाइन मम्मी जी, वैसे भी मैं होटल से खाकर आती हूँ, समझी? भाभी, ना तो आपसे नाश्ता टाइम से तैयार होता है और ना ही रात का डिनर, रोज लेट करती हो। अनुष्का, खाना बनाना कोई खिलवाड़ नहीं है, एक दिन मेरे बदले खुद रसोई संभाल कर देखो, पता चलेगा। पायल बहू, तू क्या इस घर में अचार डालने के लिए रहेगी जो ननद खाना बनाएगी? गुस्से में पायल खाना डालती है, तभी कादम्बरी, देखो जरा कैसे बर्तन मांजते हैं, बर्तनों से चिकनाहट नहीं जाती है, न कभी रात को जूठे बर्तन धोकर सोने की आदत है, रसोई में बरकत तो रही नहीं है। अरे बस भी करो कादम्बरी, तुम भी बेवजह बाल की खाल निकाल रही हो। केशव जी, आप बीच में कबाब में हड्डी मत बनिए। अरे जाकर देखो एक बार उस पार्वती के घर में उसकी बहू कितनी कामकाजी और फुर्तीली है। सुबह 5 बजे से जाग कर रसोई की जिम्मेदारी में लग जाती है, कभी जूठे बर्तन आंगन में छोड़कर नहीं सोती। मम्मी जी, बातों का मोर्चा निकालना तो कोई आपसे सीखे। कथा की सास ननद उसका हाथ बटाती है, बहू पर सब थोप नहीं देती है। मैं तो कोसती हूँ, किस खानदान में शादी हो गई, आपसे अच्छा उनका परिवार है। अब मैं अपना चूल्हा रसोई अलग करूंगी। देखा, आखिरकार तूने अपने लक्षण दिखा ही दिए। ना बहू की तू घर तोड़ने वाली है। दोनों सास बहू में झगड़ा बढ़ जाता है, तभी पार्वती का परिवार आता है। ताई जी, पायल शांत हो जाइए, परिवार में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। पायल बहू शांत हो जाओ, कादम्बरी जीजी तुम्हारी सास है, उनका तुम्हें बोलने का अधिकार है। घर की रसोई परिवार की एकता होती है। तुम अगर अलग बनाओगी खाओगी तो कितनी बातें उछलेंगी इस परिवार की। ठीक है चाची जी, मैं चूल्हा अलग नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस 3 परिवार का खाना पीना एक रसोई में बनेगा और एक ही जगह चूल्हा चलेगा। थोड़ा सोच विचार कर सबसे बड़ी अन्नपूर्णा कहती है, मैं तो तीनों परिवार की रसोई एक के लिए राजी हूँ, बनाओ आज से तीनों मिलजुल कर खाना। आखिर में तीनों परिवार की सास गिले शिकवे भूल कर एक रसोई कर लेती हैं, मगर तीनों परिवार का खाना एक रसोई में बनते देखकर पड़ोसनों को हजम नहीं होता है।